अपना बंटी। पापा, बंटी ज्यादा आइसक्रीम खा गया, मुझे और चाहिए। नहीं बेटा, फिर कभी, आज नहीं। मेरे डैडी बेटा आराम से बैठो। कितना मजा आता है। बस बस। कटारा बाइक में मैं तो जब भी जाऊंगा। आस्था बहन, आज पूजा का सामान नहीं लोगी? नहीं, आज नहीं। माँ बाप अपने बच्चों को सांसें देते हैं, लेकिन वो कौन सी वजह थी जिसने उन्हें अपने ही बच्चों की सांसें रोकने पर मजबूर कर दिया। कभी कभी हमें कुछ ऐसे मर्ज मिल जाते हैं जिन्हें अगर वक्त रहते ठीक नहीं किया जाए तो वो नासूर बन जाते हैं, और ये नासूर इतने गहरे हो जाते हैं कि बाद में उन्हें किसी दवा से भी नहीं भरा जा सकता। दर्द और पीड़ा इतनी ज्यादा होती है कि हमारी हिम्मत घुटने टेक देती है, और इस दर्द के आगे हमें मौत भी छोटी लगने लगती है। तो क्या ऐसा ही कोई मर्ज जितेश पटेल के परिवार को भी मिला था? हट जाइए प्लीज यहाँ से। आप में से किसी ने इन्हें यहाँ देखा था इस हादसे से पहले? जी साहब, मैं पास ही से गुजर रहा था कि अचानक मुझे कुछ आवाज आई। बाइक का नंबर देखा था? हाँ साहब। धीरेन, जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स आती हैं इस बाइक के सारे डिटेल्स निकलवाओ। हो सकता है ये आदमी इन मौतों का जिम्मेदार है और ये सब होने के बाद कहीं भाग निकला। सर, मारो काले प्रोजेक्ट छे, मारी मदद करजो। आप तो ऊपर से कुछ भी कर सकते हो ना, इतनी सी हेल्प कर दो। इसके बाद मम्मी को भी हेल्प करना है। अच्छा, अपने पापा से शिकायत हो रही है मेरी? अच्छा, कर ले खूब शिकायत कर ले तू। नहीं मम्मी, मैं आपकी कंप्लेन थोड़ी कर रही थी, मैं तो पापा से हेल्प मांग रही थी। ये लो, आ गए आपके कंपनी वाले। इनको बोलो ना नाइट शिफ्ट हटा के दिन की शिफ्ट कर ले। नहीं, अभी नहीं बेटा। वैसे भी थोड़े दिन बाद तू अपने पैरों पे खड़ी ही हो जाएगी। तब तक जैसा चल रहा है चलने दे। चल, हो जाओ चुप। रसोई बनावे ली छे, तुझे मिले जे। हाँ, चल बाय। बाय मम्मा। सर, बाइक की डिटेल्स आ चुकी हैं। एड्रेस वाघोदिया का है। घर का कोना कोना छान मारो। सर, धीरेन, ये देखो, ये लोन एग्रीमेंट भी उसी के नाम है जिसके नाम पे बाइक थी, जितेश पटेल। इस घर में हमें और भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मिल सकते हैं। अच्छी तरह से तलाशी लो। सर। सर, यहाँ आइए। सर, ये वही बाइक है, नंबर सेम है।
सर अंदर आइए जल्दी। जेबी चेक करो। फौरन बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर, ये बात बड़ी अजीब सी है धीरज। पहले इस परिवार के बाकी लोगों की मौत हुई और अब हमें इसकी लाश मिली। जरूर कुछ बड़ा हुआ है, वरना एक ही परिवार के इतने लोगों की मौत नहीं होती। एक काम करो, आसपास के लोगों को ये फोटो दिखाओ और इस परिवार के बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश करो। सर। और हाँ, वो आदमी जिसने बाइक का नंबर बताया था उसे भी ये फोटो एक बार दिखाओ। क्रॉस वेरीफाई करना जरूरी है। राइट सर। साहब आ तो जितेश भाई ने फोटो है। क्या करता है जितेश? जितेश भाई ने पास में एक स्टेशनरी की दुकान है। लास्ट कब देखा था इसे? कल सुबह ही देखा था, जब वो यहाँ से गए थे, उसके बाद नहीं देखा। तुम्हारे पास इस जितेश का नंबर है? हाँ है ना साहब, आप वो हमारा। अरे आप लोगों ने इतना वक्त क्यों लगा दिया यहाँ आने में? ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। ये देखो, ये स्पॉट दिख रहा है। आई थिंक सर्जरी की इमीडिएटली जरूरत है। लेकिन डॉक्टर साहब, सर्जरी? सर, इसमें कितना खर्चा आ जाएगा? करीबन 5 लाख के आसपास। 5 लाख? हाँ जी। इतना पैसा कहाँ से लेके आएंगे हम? आप लोन लीजिए ना, आजकल मेडिकल लोन आसानी से मिल जाता है। इतनी जल्दी हमें लोन कैसे मिलेगा? मैं एक एजेंसी को जानता हूँ, अगर आप चाहो तो। जी सर। सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। मौत जहर खाने से हुई है। सर, इस आदमी का मैंने बैकग्राउंड चेक किया है। पिछले कुछ दिनों से जितेश की दुकान काफी नुकसान में चल रही थी। सर, ये उसके बैंक स्टेटमेंट्स और ट्रांजैक्शन डिटेल्स हैं। सर, इस स्टेटमेंट में किसी गुंजल फाइनेंस सर्विसेज की भी एंट्री है। हो सकता है सर जितेश ने इस फर्म से कुछ लोन लिया हो। पर सर, जो डॉक्यूमेंट हमें उसके घर से मिला था, उससे ये पता चलता है कि इस लोन के बदले उसने कुछ ज्वेलरी इनके पास डिपॉजिट रखी थी। ये आदमी कर्जे में था, लॉस में था। कहीं ये लॉस ही इसकी सुसाइड का कारण तो नहीं? एक काम करते हैं, इस प्राइवेट फर्म से पूछताछ करते हैं, स्पेशली इस जितेश की फाइनेंशियल कंडीशंस को लेकर। एक बात मेरे गले नहीं उतर रही। इसके परिवार ने एक दिन पहले सुसाइड किया, फिर उसी रात इसने जहर खा के आत्महत्या कर ली। ये माजरा क्या है? अगर इसे सुसाइड ही करना था तो उसी वक्त अपने परिवार के साथ भी कर सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उनको मरने के लिए छोड़कर वहां से भाग गया। सर, मैंने जितेश के फोन रिकॉर्ड्स भी चेक किए। उसके परिवार के मरने के बाद उसके फोन की लोकेशन उसके घर की थी। रात को 11 बजे उसे किसी एक नंबर से फोन आया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से सुसाइड भी उसने उसी रात किया था, करीब 12 से 1 के बीच में। और सर, इस नंबर से उसे पहले भी कई बार फोन आ चुके हैं। इमीडिएटली इस नंबर पे कॉल करो। ये जो भी है उसे पूछताछ के लिए यहाँ बुलाओ। सर, मैंने इस नंबर पे फोन किया था, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। इस नंबर से जुड़ी हर डिटेल मंगाओ। इस तक हमारा पहुंचना बहुत जरूरी है। हो सकता है ये जितेश और उसके परिवार की मौत का राज जानता है। अरे सिर्फ 1 सेंटीमीटर का फासला रहेगा। लोग तो कहते हैं कि इस हेलमेट से लाइफ की सेफ्टी बनी रहती है।
अरे कहीं यही हेलमेट मेरे हार्ट अटैक का कारण ना बन जाए। ओ रैली, जब मेरा कॉलेज खत्म हो जाएगा तब क्या करोगे? करना क्या है, तुम्हें कहीं और ड्रॉप कर दिया करूंगा। मैं कोर्स खत्म होने के बाद किसी बड़े शहर में चली जाऊंगी अपने सपनों को पूरा करने। अरे बाबा, तुम किसी भी शहर में जाओ और जो तुम्हारा दिल है ना वो तो हमेशा मेरे पास ही रहेगा। एंड बाय द वे, तुम्हें अपना हर एक सपना पूरा करना चाहिए। तुम्हारे इस सपने के लिए तुम्हारी माँ ने कई नींदें बर्बाद की है। हाँ आनंद, मुझे जैसे ही जॉब मिल जाएगा ना, मैं सबसे पहले मम्मी से कहूंगी कि वो अपनी जॉब छोड़ दे। आशना, जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए किया है ना, शायद किसी और की माँ ने कभी नहीं किया होगा। फैशन डिजाइनर बनने का सपना पूरा करना, वो भी अकेले दम पर, छोटी बात नहीं है। क्या जितेश नहीं रहा? साहब बहुत सारो मानस હતો। मेरे पास आया था तो बहुत मुसीबत में था। कितने का लोन लिया था जितेश ने? 5 लाख। अपनी बीवी के गहने भी गिरवे रख के गया था वो। लेकिन उसके बैंक अकाउंट में तो सिर्फ 3 लाख की एंट्री है। बहुत मुसीबत में था साहब। 2 लाख कैश दिए थे मैंने। कुछ बताया था आपको क्यों चाहिए थे उसे पैसे? कोई खास जरूरत? मुझे तो बोला कि नरपत भाई धंधा चौपट हो गया है। बहुत नुकसानी में था शायद, बहुत कर्ज भी था साहब। बच्चों की पढ़ाई तक के पैसे नहीं थे उसके पास। ओके सर, उस नंबर की डिटेल्स आ चुकी हैं। सर, यही का एड्रेस है जिस नंबर से जितेश को अक्सर कॉल आते थे। किसी कुंतल शाह के नाम से रजिस्टर्ड है। इस घर की अच्छे से तलाशी लेनी है। सारे कमरों की तलाशी लो। इतने सारे लोन्स के डॉक्यूमेंट्स, इसमें तो इस कुंतल शाह के भी डॉक्यूमेंट है। सारे लोगों की डिटेल इकट्ठा करो, सबके साथ क्रॉस चेक करते हैं। सर, हेलो। हाँ हाँ हो जाएगा, मैं अभी जाता हूं। छाया भायाणी નું ઘર છે? हाँ, હું છું छाया। बोलो, શું કામ છે? मुझे डॉक्टर वासवाणी ने आपके बारे में बताया था। आइए, अंदर आइए। ये लीजिए, आपकी जरूरत के 5 लाख। તમે આમ જ 5 लाख આપો છો? आप तो हमें जानते भी नहीं है। हम आपको नहीं जानते पर आपकी जरूरतों को, आपकी मजबूरियों को तो जानते हैं ना। देखिए, हमने ये फर्म इसीलिए खोला है कि जरूरतमंदों की जल्द से जल्द हर मदद कर सके। हम आप पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। देखिए, जैसे बैंक आपको लोन देती है और उस रकम पर आपसे इंटरेस्ट वसूलती है, वैसे ही हम भी आपसे इंटरेस्ट लेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि बैंक में लोन पास करवाने में काफी वक्त निकल जाता है और हमारी सर्विस काफी फास्ट है, इसीलिए हमारा इंटरेस्ट 30% है। और इस पैसों के बदले में आप घर, जेवर कुछ भी गिरवे रख सकते हैं। उभारो बेबी। छाया, अटली मोटी लो, हम रे पे कैसे करेंगे? लोकेश, इस वक्त मेरे लिए तुम्हारी सर्जरी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। क्या होगा, इंटरेस्ट ज्यादा है ना, लेकिन वो हमारी जरूरत से बड़ा तो नहीं। और वैसे भी ये वक्त सवाल जवाब में वेस्ट करने का नहीं है। मदद खुद हमारे घर चलकर आई है और मुझे नहीं लगता कि हमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करना चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया। इतने कम वक्त में आपने हमारी इतनी मदद कर दी। एक मिनट, आप इस फॉर्म पर यहां पर साइन कर दीजिए। ये लीजिए, और आपके घर के पेपर्स मुझे दे दीजिए। आमतौर पर जब हम एक बैंक से अपने निजी खर्चों के लिए लोन लेते हैं तो हमें उस पर लगभग 14 से 16% का ब्याज भरना पड़ता है, और इस ब्याज को भरने के लिए एक तारीख मुकर्रर होती है। लेकिन अचानक इस तरह कोई किसी की मदद क्यों करना चाहता था? कौन था यह शख्स जिसने छाया के सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किए बिना ही उसे 5 लाख रुपए नकद दे दिए? सर्जरी तो सक्सेसफुल रही, पर अभी 7 दिनों तक पेशेंट को रेगुलर मॉनिटरिंग की जरूरत है, इसलिए अभी उनको डिस्चार्ज नहीं कर सकते। थैंक यू डॉक्टर। हेलो। हाँ मैडम, देखिए आपके पेपर में बहुत गड़बड़ है। आप एक काम कीजिए, फौरन ऑफिस आ जाइए। अरे नरपत जी सुनिए तो सही। हेलो। सर, मैंने कुंतल शाह के बारे में पता लगाया। कुछ वक्त पहले उसकी ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। सर, इन सभी फैमिलीज में एक चीज कॉमन है, सुसाइड। इन सभी के घरों को किसी और को बेच दिया गया क्योंकि पुराने लोग अपना कर्जा चुका नहीं पाए। धीरेन, इस पूरे मामले में मुझे कोई बड़ा खेल नजर आ रहा है। पहले जितेश पटेल, अब ये सारे लोग। कहीं इन सब ने डर के मारे तो सुसाइड नहीं कर लिया? हो सकता है सर। स्केच को बनाने में भी हमारी ज्यादा लोगों ने मदद नहीं की। बहुत लोग डरे हुए हैं सर। वो तो कुछ लोग थे जिन्होंने इस शख्स को उन घरों में आते जाते देखा है, इसलिए स्केच तैयार हो पाया। स्केच को चारों तरफ फैला दो, सारे पुलिस स्टेशन और सारे खबरियों को रेड अलर्ट पे डाल दो। कहीं से कोई भी खबर हमें इस आदमी तक पहुंचा सकती। सर, भाई, અહીંયા नरपत भाई छे? आइए बैठिए। उन्होंने मुझे फोन किया था, कह रहे थे कि कागज में कुछ गड़बड़ है। देखिए मैडम, कागजवाग का मुझे जमता नहीं है, वो सब नरपत भाई देखते हैं। मैं तो यहाँ बस रिकवरी का काम करता हूँ। उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपसे 5 लाख रुपए ले लूँ। क्या? पर अभी मैं वो पैसे नहीं लौटा सकती। मैंने तो सारे पैसे अपने पति के इलाज में खर्च कर दिए। कोई बात नहीं, पर आप इंटरेस्ट तो पे कर सकती है ना? हाँ हाँ, वो मैं पे कर दूंगी हर महीने। हर महीने नहीं मैडम, अभी। अभी? आप अचानक से मुझसे ऐसे इंटरेस्ट कैसे मांग सकते हैं? और इंटरेस्ट की इतनी बड़ी रकम इतने कम टाइम में मैं कैसे इंतजाम करूंगी? तो फिर मुझे आपका घर नीलाम करना पड़ेगा। नहीं नहीं, प्लीज आप ऐसा कुछ मत कीजिए। और वैसे भी उस एग्रीमेंट में ये क्या लिखा था कि आप अचानक से कभी भी इंटरेस्ट मांग सकते हैं? आपके डॉक्यूमेंट भी कहाँ ठीक थे मैडम? रिकवरी करना ही मेरा काम है मैडम, और रिकवरी तो मैं करके रहूंगा। सर, मैंने इस आदमी का पता लगाया। इसका नाम सत्ता है। लोग इसे सत्ता बाउंसर के नाम से भी जानते हैं। कुछ पुलिस स्टेशन से मुझे इसकी क्राइम हिस्ट्री मिली। ये कई बार जेल भी जा चुका है। आजकल सूदखोर इस सत्ता से अपने बकाया पैसे निकलवाने का काम भी लेते हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स इस सत्ता को देते हैं, और सत्ता उन सभी डिटेल्स को लेके अपनी स्टाइल से सारे पैसे निकलवाता है। सर, जितेश पटेल ने जिस नरपत से पैसे उधार लिए थे, वो नरपत भी इसके कांटेक्ट में था। ये सत्ता आप कहाँ है? सर, इसके बारे में तो किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन मैंने अपने खबरियों को बोल दिया है, वो इसका पता लगाएंगे। इस नरपत को सर्विलेंस पे डाल दो। ये सत्ता और नरपत जरूर मिलेंगे, तभी हम इस सत्ता को पकड़ पाएंगे। बस बस बस। माँ, आज मेरा फाइनल प्रेजेंटेशन है। मैं આ બધી ડિઝાઇન તમને જોઈને બનાવી છે।
एक माँ जो दिन रात अपनी बेटी को आगे बढ़ाने के लिए जी जान से काम करती है। आई एम श्योर उन्हें मेरे डिजाइन जरूर पसंद आएंगे और मेरा एक बड़ी सी कंपनी के लिए कैंपस सिलेक्शन होगा। बस एक बार सिलेक्शन हो जाए ना, तब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं। खुश रह, मारा आशीर्वाद हमेशा तारे साथी छे। मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। पुलिस को बताएगी? ये देख, तेरा पति जिसका अभी ऑपरेशन हुआ है वो घर नहीं पहुंचेगा, सीधा पहुंचेगा शमशान अगर उसने ये वीडियो देख लिया। अब फैसला तेरे हाथ में, जो मैं कहूं चुपचाप से करती रहे, अगर नहीं तो अपने पति की चिता के लिए जो खर्चा हुआ उसके लिए एक और उधार ले ले, और उसका इंटरेस्ट भी मैं ऐसे ही वसूलूंगा। प्लीज ऐसा कुछ मत करना, मेरे पति को इसके बारे में कुछ मत बताना। तेरा पति जिसका अभी ऑपरेशन हुआ है वो घर नहीं पहुंचेगा, सीधा पहुंचेगा शमशान अगर उसने ये वीडियो देख लिया। अनंत, तुम यहाँ? अरे आशना, कब से वेट कर रहा हूँ यार। बाय द वे, हुआ क्या? उन लोगों को मेरे डिजाइन बहुत पसंद आए। मेरा सिलेक्शन दिल्ली की सबसे रेप्यूटेड कंपनी में हुआ है। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन। इस बात तो पार्टी होनी ही चाहिए। आज रात को हम ऐसी पार्टी करेंगे कि हम कभी नहीं भूल पाएंगे। चलो चलो। હવે કેવું લાગે છે? एकदम सारू। शायद तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया। पैसा लेना एकदम सही डिसीजन था। मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। हेलो सर, ये देखिए सर। ये वाली सर ये अवेलेबल नहीं है, पर हमारे पास और ऑप्शन है, आप और देख सकते हो। देखो सर, ये चलेगी। आओ। किसी ने कुछ सिखाया वगैरह नहीं क्या तेरे को मूड खराब करी दे तू। सॉरी, आइए ना, बैठिए। अक्सर जब हम बुरे वक्त और बुरे हालात से घिरे होते हैं तब हमारे अंदर एक बेचैनी होती है, एक बेचैनी कि कैसे इस हालात से जल्द बाहर निकला जाए। और इस बेचैनी में कभी कभी हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हालात को बद से बदतर बना देती हैं। सत्ता और नरपत लोगों की इसी मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें एक ऐसे दलदल में धकेल देते थे कि जिसके बाद किसी के भी जीने की इच्छा ही खत्म हो जाए। अब तक पुलिस को जिन लोगों के बारे में पता चला था वो सभी नरपत और सत्ता के चक्रव्यूह में फंस चुके थे और हालात के साथ लड़ते लड़ते उनकी हिम्मत ने भी दम तोड़ दिया था। एक बार फिर एक मासूम जिंदगी इस जाल में फंसने वाली थी। उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो उसके द्वारा देखे गए किसी भी डरावने सपने से ज्यादा डरावना होगा।
ये रेस्टोरेंट मेरे पापा ने बनवाया था। तुम्हें पता है इसके अंदर डीजे की फैसिलिटी भी है। ये जन्नत है ये जगह। पर इतने सुनसान एरिया में क्यों? यहाँ कोई साइन बोर्ड क्यों नहीं है? हम यहाँ से पार्टी वार्टी करने आते हैं और हमारे अलावा यहाँ से वही आते हैं जिन्हें इनवाइट किया जाए। तो अब चले अंदर या फिर इनविटेशन रिक्वेस्ट भी प्रिंटेड चाहिए? नहीं नहीं, चलो चलो। हाँ, ये देखो। आनंद, ये सब लोग कौन है? मैंने तुम्हें कहा था ना, ये लोग इनविटेशन पे आते रहते हैं। पापा ने इनवाइट किया होगा, इन्हें पार्टी करने आए होंगे। चलो हम अंदर चलते हैं। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं कॉफी लेकर आता हूँ। आनंद, 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 फोन कहाँ गया? आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। स्विच्ड ऑफ? मैं यहाँ आनंद के साथ आई थी, जिसके पापा का ये फार्म हाउस है। उसके बाप का नहीं, हम सबके बाप का। एक्चुअली बाप का नहीं, हम सबके बाप का घर है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो तुम्हें यहाँ जानबूझकर लेकर आया। क्या बकवास है ये? कौन हो तुम और आनंद कहाँ है? मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ, ये तुम डिटेल में जान जाओगे। तुम तो क्या, यहाँ की कई लड़कियां मुझे जानती हैं और औरतें भी। क्या बकवास है ये? तुझ पे तो मेरी नजर कई सालों से थी, पर अफसोस शिकार तेरी माँ का हुआ। तेरी माँ ने तेरी एजुकेशन के लिए हमसे लोन जो लिया था और बदले में हमने भी उसे एजुकेशन दे दी। अब तेरी बारी इस एग्जाम को पास करने की। तेरी माँ से तो हमने उस पैसे का काफी इंटरेस्ट वसूला, पर अब उसमें किसी की दिलचस्पी नहीं। तू तो बहुत लकी निकली रे। हमारे बॉस की तुझ में दिलचस्पी है, खास दिलचस्पी। जरूरत में ली गई मदद की किश्त एक बार फिर सांसों से चुकाई गई। जो पैसे किसी की जिंदगी बचाने की खातिर लिए गए थे, वही पैसे किसी की मौत का कारण बन गए। अब इस सब के बीच आशना भी फंस चुकी थी। एक बच्ची जिसने कई सपने देखे थे, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके सपनों की कीमत उसकी मां किस तरह चुका रही थी। जिस रास्ते पर आशना को धकेल दिया गया था, वो रास्ता जिंदगी के साथ खत्म होता था। तो क्या अब आशना भी वही करेगी जो बाकी के बेकसूर लोगों ने किया? आशना, कहाँ रह गई थी तू? मैं कितनी देर से तेरा इंतजार कर रही हूँ। आशना, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? मम्मी, मैंने दिल्ली में का मरी गई छे। ये तो खुशी की बात है। फिर तू क्यों रो रही है? मेरा बच्चा, कंग्रेचुलेशन बच्चा।
छाया के अलावा मेरा कौन था? 5 लाख रुपए लिए थे हमने नरपत से। छाया ने एक भी मिनट कुछ भी नहीं सोचा, बोला मुझसे ज्यादा उसे कुछ भी प्यारा नहीं है। ये नरपत से कैसे मिले आप लोग? यहाँ के डॉक्टर वासवानी ने उनको हमारा नंबर दिया था। फिर नरपत खुद घर पर आया और पैसे दिए। उसके बदले में उन्होंने हमारा घर गिरवी रखा था। क्या वासवानी लोगों को बड़ा उधार दिलाता है, वो भी ऑन द स्पॉट? हमारे साथ चल, बिना उधार लिए हम अच्छा इंटरेस्ट देते हैं। सर मैंने क्या किया? तूने क्या किया है क्या नहीं किया है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। इज्जत से बता दे कि नरपत से तेरा कनेक्शन कैसे हुआ? नरपत मुझे 2% कमीशन देता था और मैंने जितने भी लोगों को उसके पास भेजा उसने सबका काम कर दिया और मुझे कमीशन भी टाइम पे भी मिला। सर तूने जितने लोगों को भी नरपत के पास भेजा ना, उनका काम नहीं हुआ बल्कि काम तमाम हो गया है। उल्टा लटका के तुझे इतना मारूंगा ना जितनी तूने इस धंधे से कमाई भी नहीं की होगी। लेके चलो इसे। सर मेरी बात सुनो सर। अब इस नरपत को उठाने का टाइम आ गया है। चल। अरे साहब मैंने सुकाम चल। मैं सो करी साहब। अरे चल, कॉल करने का कोई फायदा नहीं है। फिलहाल तो आउट ऑफ नेटवर्क एरिया में जाने वाला है। चल। देखिए साहब, छाया और जितेश की मौत से मेरा कुछ लेना देना नहीं है साहब। पर सत्ता से तो लेना देना था ना, जिसके साथ मिलकर लोगों को पैसे बांटता था और बदले में इंटरेस्ट के रूप में उनकी जिंदगी लेता था। साहब मैं सारे पेपर सत्ता को बेच देता था और सब वो इंटरेस्ट के रूप में सारे पैसे मुझे देता था वापस वो, और बाकी बचे जेवर और घर के पेपर्स मुझसे ले लेता था। सत्ता कहाँ है? पता नहीं साहब, वो अलग अलग नंबर से फोन करता था और वो नंबर भी उन्हीं के नाम से खरीदता था जिसके पेपर्स उसके पास होते थे। सर, इसकी बेल लेके इसका वकील आया। ये मत सोचना कि इस बेल से छूट के तू बच जाएगा। जिस तरह से तुम्हें कानून का फायदा उठाना आता है ना, हमें भी पूरा विश्वास है एक दिन यही कानून तेरी किस्मत में बेल की जगह जेल लिखेगा। निकल चल। हिरेन, ये नरपत जितना खड़ा है ना उतना ही गड़ा है। इतनी जल्दी इसका जमानत पे छूट जाना कोई आम बात नहीं है। मुझे लगता है इसके पीछे जरूर कुछ बड़े नाम छिपे हैं। वडोदरा पुलिस के अभी किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये पता चला है कि कुछ लोग उन भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनका शोषण कर रहे हैं, जिन्हें पैसे की सख्त जरूरत है। उन लोगों को पहले ये पैसे कम समय में उपलब्ध कराए जाते हैं और पैसे ना देने के बाद उनकी घर, जमीन और जेवर जब्त किए जाते हैं। पैसे देने वाले लोग ब्याज लेने के लिए किसी भी वक्त वहाँ पहुँच जाते हैं। इसके बाद शुरू हो जाती है उन परिवारों के साथ जुल्म की एक दर्दनाक कहानी। वडोदरा पुलिस ने सब लोगों से अनुरोध किया है कि जिसके साथ भी ये घटना हो रही है वो कृपया सामने आ जाए। उनका नाम गुप्त रखा जाएगा और उन्हें पूरी तरह सुरक्षा दी जाएगी। आज ना मैं काम पर जा रही हूँ, खाना टेबल पर रखा है, निकाल कर खा लेना और टाइम से सो जाना बेटा। हाँ मम्मी, હવે તમને કામ કરવાની જરૂરત નથી। अब मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। अभी के अभी अड्डे पर आ जाओ। बॉस खुद तुमसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, भले। केम चाले से बद्दू सत्ता तमरा शिवाजी। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है नेताजी अमोघ मजेटिया जी। મને આ સાંભળીને બહુ ખરાબ લાગ્યું કે ખેડૂતના 3 પરિવારોએ એક સાથે આત્મહત્યા કરી દીધી। जो कुछ भी हुआ वो बहुत दुखद था। हम इस पर शोक व्यक्त करते हैं। आप अमोघ मजेठिया है ना? अरे वाह,
मुझे नहीं पता था कि मेरा इतना क्रेज है आजकल की बच्चियों में, इसीलिए तो मुझे तुम्हारी जैसी पढ़ी लिखी लड़कियां इतनी पसंद है। तुम्हारी पसंद और नापसंद का ख्याल तो लॉकअप में रखा जाएगा अमोघ मजीठिया। ले चलो इसे। इसको लेकर जा रहा है पता है ना? अब बस मुंह बंद, वरना अच्छा नहीं लगेगा कि भरे बाजार में नंगा करके लड़कियों से जूतियां पड़वाऊंगा। ले चलो इसे। थैंक्स आशा, तुम्हारी वजह से कई लोगों की जिंदगियां बची और कईयों की मौत को इंसाफ मिला। इन सब के बीच में मेरी माँ का नाम तो नहीं आएगा ना? नहीं। गुजरात पुलिस के रातों रात किए गए ऑपरेशन ने सारे लोगों को चौंका के रख दिया है। गुजरात पुलिस ने नेता अमोघ मजीठिया को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक नेता अमोघ मजीठिया एक ऐसा गिरोह चला रहा था जो लोगों की जरूरतों का फायदा उठाकर उन्हें वेश्यावृत्ति के व्यवसाय में धकेल रहा था। अमोघ मजीठिया को उनकी पार्टी ने बर्खास्त कर दिया है। इन सब में अमोघ मजीठिया का काला पैसा लगा हुआ था। पुलिस ने अमोघ मजीठिया सहित और 6 लोगों पर चार्जशीट फाइल कर दी है। मम्मा, दिल्ली चले? आशना द्वारा उठाए गए इस मजबूत कदम से आखिरकार नेता अमोघ बेनकाब हुआ और साथ ही न जाने कितने बेकसूर लोगों की मौत का जिम्मेदार भी पुलिस के हत्थे चढ़ा। पुलिस ने अमोघ के साथ नरपत, सत्ता, वसानी और बाकी के लोगों को भी अरेस्ट किया। अमोघ और सत्ता पर आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार के चार्जेस लगाए गए हैं और इन सभी पर ठगी और धोखाधड़ी का भी केस बना है। हमारे आसपास ऐसे कई आपराधिक मंसूबों वाले लोग हैं जो इस ताक में रहते हैं कि वो कब और किस तरह किसी की मजबूरी का फायदा उठा सके। इसलिए बिना पढ़े किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन करना एक बहुत बड़ी गलती में तब्दील हो सकता है। जो सिग्नेचर हम ये सोचकर करते हैं कि इसके बाद हमारी जिंदगी की तकलीफें दूर हो जाएंगी, लेकिन वहीं एक गलत सिग्नेचर आपकी जिंदगी को मुसीबतों से घेर भी सकता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। भैया ये सब्जी लीजिए, दीदी ने खास आपके लिए बनाई है। अरे रानी, खाना क्यों नहीं खा रही है? ढंग से खाना खाओ। आरशात पाहिलंस स्वतःला कितनी दुबली पतली हो गई है। हाँ, अरे माँ बनने जा रही हो। ढंग से खाना खाओ। निधि, तिला एक पोळी दे, तूप लावलेली आहे। चलो जल्दी से सो जाओ। इस हालत में टाइम पे खाना और टाइम पे सोना चाहिए। अपनी नहीं तो अपने होने वाले बच्चे की फिक्र करो। चलो सो जाओ। रानी, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? लाइट बंद करो और जल्दी से सो जाओ। दीदी बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। वो स्कूल वाली कहानी सुनाओ ना। लेकिन माँ जी ने सोने को कहा ना। जैसे उसने पीछे देखा ना, टीचर वहाँ सामने खड़ा था। कहाँ जा रही हो स्नेहा? मैं पूछ रही हूँ स्नेहा, कहाँ जा रही हो? मैं वो अरे अरे स्नेहा, तुम बाहर कहाँ जा रही हो?
मैंने तुम्हें अंदर के कमरे से लाने के लिए कहा था कपड़े। कोई बात नहीं, गलती से गई होगी। आओ प्रसाद ले लो। रानी कहाँ है? वो अंदर कमरे में। ठीक है। रानी, आज का दिन तेरे लिए बहुत ही खास है। आज मैंने बापा से तेरे लिए खास प्रार्थना की है। बिल्कुल काळजी करू नकोस। निधि तुझे संभाल कर हॉस्पिटल लेके जाएगी। ले प्रसाद ले ले। खा ले। भारत में लड़कियों के लिए शादी करने की कानूनन उम्र 18 साल है, लेकिन इस घर में 4 नाबालिग लड़कियां गर्भावस्था में रह रही थी। सवाल था क्यों? इतनी कम उम्र की लड़कियों का गर्भवती होना एक गंभीर विषय था। लड़कियों को घर से बाहर जाने की मनाही थी, तो क्या इन लड़कियों को जबरदस्ती इस घर में रखा गया था? और इतना ही नहीं, जहां एक तरफ घर की मुखिया सावित्री गायकवाड़ घर में एक नए मेहमान के आने की उम्मीद पर खुशियां जता रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसी बात पर रानी के चेहरे पर आखिर डर क्यों नजर आ रहा था? लड़का है। मुझे सुरेश और रितेश से बात करनी होगी। रितेश, ये तो निधि की आवाज है। ये यहाँ लाने से पहले ही मर चुकी थी। डॉक्टर, इस लड़की की उम्र क्या रही होगी? 16-17 साल? जी हाँ, पर और एक बात, ये लड़की प्रेग्नेंट थी और बाकी बातें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकती है। क्या नाम है आपका? सर प्रेम कुमार सर। सर इसमें हमारी कोई गलती नहीं है सर। सर वो लड़की अचानक हमारी गाड़ी के सामने आ गई। मैंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की सर, आप यकीन मानिए। ठीक है, अभी आप जा सकते हैं, लेकिन अगर बाद में जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों को यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है सर। हिराम, इनका स्टेटमेंट लिख लो और जहां पर एक्सीडेंट हुआ है वहां पर जाकर लोगों से पूछताछ करो और देखो क्या पता चलता है। ओके सर। जोशी, यस सर। तुम उस तरफ देखो, मैं यहाँ देखता हूँ। जी सर। कल रात को वो इस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था यहाँ, कुछ बता सकते हो? हाँ साहब ऐसा हुआ कि कल रात जब मैं दुकान बंद करके जा रहा था तभी वो लड़की भागी आई। शायद कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे। तुमने उन लोगों को देखा था जो उस लड़की का पीछा कर रहे थे? नहीं साहब, मैं काफ़ी दूर से देख रहा था और जब एक्सीडेंट हुआ तो मैं यहाँ से चला गया। अब मुझे लगा कहीं पुलिस आई तो मुझे। लड़की किस तरफ से भाग कर आ रही थी? वो साहब वो सामने वाली गली से, वहाँ से। वो वाली गली? हाँ साहब, वो सामने। ठीक, चलो देखते हैं। लड़की इस तरफ से भाग के आई थी। अरे यहाँ तो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। जिस जगह पर एक्सीडेंट हुआ था वह बिल्कुल पास के एक बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। ये रही उसके फुटेज।
इसमें तो किसी की शक्ल नजर नहीं आ रही, लेकिन हमें इन दोनों आदमियों को ढूंढना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक प्रेग्नेंट लड़की, वो भी नाबालिग, जान बचाकर भाग रही थी। आखिर ऐसा क्या किया था इन दोनों लोगों ने? अच्छा, इस लाश की पहचान हुई? कौन है लड़की? नहीं सर, आसपास के पुलिस स्टेशन में भी तस्वीर भेजी गई थी, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। शालू दीदी। हाँ बोलो। शालू दीदी। हाँ बोलो ना। ये रानी दीदी कहाँ है? अब वो वापस क्यों नहीं आई? और ये निधि दीदी को भी सिर पे चोट लगी है। क्या हो रहा है ये सब? कुछ नहीं स्नेहा, रानी कहीं गई है ना, वो आ जाएगी वापस, तुम चिंता मत करो। क्या बातें हो रही है? नहीं कुछ नहीं माँ जी, वो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सर, हमने सब जगह पता कर लिया, सब जगह पूछताछ कर ली, लेकिन किसी को भी इस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता। श्रीराम, इस तरह तो इस केस को सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छे से देखो, कुछ है आसपास? कब देखा तुमने ये सब? साहब मैं झाड़ू लगा रहा था, जैसे ही मैंने देखा 100 नंबर पे डायल किया और आप लोगों को बता दिया। गौड़े फिटर्स को एनालिसिस के लिए भेज दो। जोशी, आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं, शायद हमें कुछ पता चल जाए। जी साहब। सर वो केस भी कुछ ऐसा ही था, बच्चे को 18 हफ्ते में गिराया गया था, वो भी लड़का ही था। श्रीराम, एक काम करो, जिस एरिया में वो डस्टबिन था वहां पे जितने भी भ्रूण हत्या और इलीगल अबॉर्शन के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, उन सब रिपोर्ट्स की कॉपी निकलवाओ। ओके सर। परी, बच्चे का ध्यान रखना, ठीक है? और तुम्हारा भी। निधि, गाड़ी में बिठा दो परी को। चलो चलो जल्दी करो, लेट हो रहा है। चलो। ये उस एरिया में जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, वहां पिछले 2 सालों में जितने भी भ्रूण हत्या के केसेस दर्ज हुए हैं, सब उनके फाइल्स हैं। इन सारे केसेस में जितनी भी अबॉर्शंस हुए हैं सब लड़कों के हुए। ये कन्या भ्रूण हत्या के बारे में तो मैंने बहुत सुना था, पर यह तो मामला उल्टा ही है। कोई तो है, कोई इंसान, कोई संगठन या फिर कोई समुदाय जो ये भ्रूण हत्याएं जानबूझ के करवा रहा है। अच्छा, जहां जहां से तुमने इस केसेस की फाइल निकलवाई, वहां पर इन केसेस का क्या स्टेटस था? सभी कोर्ट केसेस हैं सर। अच्छा श्रीराम, आज से कुछ महीने पहले एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था, याद है? जो किसी से जान बचाकर भाग रही थी। उसके गर्भ में भी तो एक लड़का था। बिल्कुल सर। जो भी हो, कहीं ना कहीं सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है। एक काम करो श्रीराम, तुम एक टीम रेडी करो और सबको यहाँ मीटिंग के लिए बुलाओ 1 घंटे में। सर, आई हैव अ प्लान। ओके सर। ये वो सारे इलाके हैं जहां पर मेल फिटसेस पाए गए, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस इलाके के बीच में ही सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है। अब आपको करना यह है कि इस इलाके में जितने भी मैटरनिटी हॉस्पिटल्स हैं वहां जाना है और पता करो कि कौन से डॉक्टर्स ऐसे हैं जो समाज के सामने तो सीधे बनते हैं लेकिन बंद दरवाजे के पीछे सेक्स डिटर्मिनेशन का धंधा चलाते हैं। आप लोगों को जोड़े बनाकर जाना है, पति पत्नी के,
औरतें सब गर्भवती लगनी चाहिए। अब जो ये सेक्स डिटर्मिनेशन का काम करता है वो साफ साफ तो बताने वाला है नहीं। इसका भी एक सोल्यूशन है मेरे पास। पैसे का लालच दो, पैसे से अच्छे अच्छों का मुंह खुल जाता है। ऑल क्लियर? यस सर। पुलिस के सामने एक बड़ा खुलासा हुआ था, एक अनसुना और असाधारण मामला। इतने बड़े पैमाने पर मेल फीटिसाइड यानी कि नर भ्रूण हत्याएं की जा रही थी। पुलिस के लिए यह बेहद चौंकाने वाला मामला था, लेकिन ऐसी अनसुनी घटना की आखिर वजह क्या थी? सिर्फ मेल फीटस का मिलना। इस बात में दो राय नहीं थी कि इस इलाके में सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि लिंग निर्धारण किया जा रहा था, जबकि हमारे देश में बच्चे का सेक्स डिटर्मिनेशन करना कानूनन अपराध है। हमारे देश में कुछ समुदाय ऐसे हैं जहां लड़कियों को लड़कों से ज्यादा महत्व दिया जाता है, दहेज लड़कों को देना पड़ता है। तो ऐसे में कुछ परिवार लड़कों को एक बोझ की तरह से देख सकते हैं। तो क्या इस सब के पीछे ऐसे ही किसी समुदाय के लोगों का हाथ था, या फिर कोई अंधविश्वासी बलि चढ़ाने के नाम पर इस जुर्म को एक सोचे समझे तरीके से अंजाम दे रहा था? आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जो इतनी घिनौनी और ऐसी असाधारण हरकत के लिए लोगों को उकसा रही थी? ये गोली ले ले, पानी देती हूँ। जब पेट से होते हैं ना तो ऐसा दर्द होता ही है। अपने बच्चे के लिए ऐसी तकलीफ तो सहनी पड़ती है। चल सो जा। स्नेहा भात खाচ্ছিস না কেন? মা পেটে ব্যথা হচ্ছে। क्या हुआ मेरी बेटी को? बाबा आप ये दवाई दुकान से ले आइए। बेटा तू डॉक्टर बनने वाली है, बनी नहीं है। ये जी सुनछो একটু মেয়েকে নিয়ে যাও না डॉक्टर बाबू के पास। हाँ चलो। माँ डॉक्टर बाबू ने पिछली बार यही दवा दी थी और मुझे पता है इस बार भी यही देंगे। मुझे पता है तू क्या सोच रही है, घबरा मत, तेरे इलाज के पैसे हैं हमारे पास। डॉक्टर साहब हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, घर में लक्ष्मी है, हमारी एक बिटिया है, हमें बस एक बेटा चाहिए जो हमारे परिवार का नाम आगे बढ़ाए। तो हम दोनों की विनती है बस टेस्ट करवा के हमें इतना बता दीजिए कि हमें बेटा होगा या बेटी। देखिए आप जो करना चाहते हैं वो इलीगल है, गैर कानूनी है, हमारे यहाँ ये नहीं होता। आप प्लीज़ यहाँ से जा सकते हैं। अगर आप एक बार कोशिश करके देख लेते प्लीज़। नहीं बोला ना, ये नहीं हो सकता। ठीक है चलो। हाँ श्रीराम, सभी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके पता करो, लेकिन अगर वो ना कह दें तो फिर उनके स्टाफ से पूछो, क्योंकि ऐसे काम में सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट अकेले नहीं होंगे, उनका कोई ना कोई स्टाफ भी शामिल होगा। अच्छा ठीक है। नेहा तुम तो तैयार नहीं हुई? बाहर दीदी तेरे कब से इंतजार कर रही है। दीदी मुझे कोई टेस्ट वेस्ट नहीं कराना, मुझे कहीं नहीं जाना। क्यों नहीं जाना तुझे? पता है तुझे तू क्या बोल रही है? भूल गई तू कहाँ है? क्यों गुस्सा दिलाती है तू मुझे? तुझे पता है ना मैं जो कुछ कर रही है तेरे भले के लिए कर रही हूँ। भगवान करे तू भी इस दुनिया में एक छोटी सी नन्ही सी परी को लेकर आए, समझ गई ना तू? जा जाकर तैयार हो जा। जा रही है ना तू?
मुबारक हो, लड़की है, फिक्र की कोई बात नहीं। थैंक यू डॉक्टर साहब। देखा, डर रही थी, लड़की है ना। स्नेहा के पेट में एक छोटी बच्ची पल रही थी और उसे इस बात का अंदाजा था कि शायद उसका गर्भपात नहीं करवाया जाएगा, लेकिन फिर भी स्नेहा डरी हुई थी। क्या स्नेहा के डर की वजह मां बनने की जिम्मेदारी थी या वो अपनी बच्ची को लेकर चिंतित थी? सावित्री के बर्ताव से यह साफ जाहिर था कि उसे नवजात बच्चियों में दिलचस्पी थी। आखिर क्या होने वाला था इन बच्चियों के साथ? दूसरी तरफ पुलिस घास के ढेर में सुई खोज रही थी, लेकिन जब तक पुलिस इस केस को सुलझाती उतने वक्त में न जाने कितने अजन्मे शिशुओं की जान खतरे में थी। देखिए, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, इसलिए मैं सिर्फ आपके लिए ये काम कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है, आप इसके बारे में किसी से बात नहीं करेंगे। नहीं नहीं जी, बिल्कुल नहीं। और हाँ, इस प्रोसीजर के 35,000 रुपये लगेंगे। समझो मिल गए। पाजी तुझसे सिर्फ ये दसो आना कब है? अभी करें? नहीं नहीं, अभी नहीं, आप रात को 11 बजे आइए, मैं आपका इंतजार करूंगा। ठीक है जी, मेहरबानी। चलो आराम से। सर रात के 11 बजे बुलाए हमें, 35,000 मांगे हैं। ये डॉक्टर साहब MBBS और MD की डिग्री लेके बैठे हैं, आज इनको एक और डिग्री देते हैं। आइए आइए। डॉक्टर साहब आप अकेले ही हो क्या? आपके साथ और कोई नहीं है? हाँ, अभी तो मैं ही हूँ, वैसे इसके लिए मैं खास स्टाफ रखता हूँ, लेकिन आज जरा वो छुट्टी पे है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए। मैडम आप लेट जाइए प्लीज। बड़ी जल्दी है यहां से भागने की। मैंने क्या किया सर? बता, तेरा इलीगल धंधा कब से चल रहा है? कौन सा धंधा सर? सर आज पहली बारी किया और आपने पकड़ लिया सर। सॉरी सर, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। पहली बार गलती हुई है? डॉक्टर तू सच बता दे, नहीं तो तेरी इस डिग्री के साथ एक और डिग्री जोड़ दूंगा, 3rd डिग्री। बोलता है क्या नहीं? सर दो साल से सर, दो साल से। सेक्स डिटर्मिनेशन और अबॉर्शन दोनों इलीगल तरीके से पिछले 2 साल से करता आ रहा है तू। और तूने जिन जिन लोगों के अबॉर्शन किए हैं उन सब ने हमें स्टेटमेंट दिया है, सबने तेरा नाम लिया है, इसलिए झूठ बोलने की कोशिश मत करना। सच बता, सच बता। क्या बताऊं सर, वो मुझे तो बस काम के पैसे मिलते थे, वो मेरे पास कस्टमर लेकर आता था। वो कौन? सर वो विजय सर, विजय लेकर आता था सर। और सर वो प्रेग्नेंट लड़की को लेकर आता था, उसका बच्चे का सेक्स डिटर्मिनेशन करवाता था, और लड़का होता तो अबॉर्शन के लिए कहता था, और लड़की होती तो वो वापस चला जाता था सर। कौन है विजय? विजय एक कंपाउंडर है सर, स्टार हॉस्पिटल में काम करता है, और इस काम के पैसे भी मुझे वही देता है सर। कहां मिलेगा विजय अभी? कौन है भाई? विजय चल 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 चल। सब मैंने कुछ नहीं किया साहब। देख बेटा, हम जानते हैं कि तू अकेला नहीं है, इसलिए भलाई इसी में है कि तू सब सच सच बता दे। अब आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा साहब। देख, अगर तू हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहता है मत कर, तेरी मर्जी, लेकिन फिर तुझे जेल में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन हाँ, अगर तू हमारी मदद करेगा ना तो हम तुझे सरकारी गवाह बना लेंगे, और फिर हो सकता है तेरी सजा कुछ कम हो जाए, या फिर तेरी सजा माफ भी हो सकती है। सोच ले। क्यों, मदद करेगा ना? स्नेहा तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? स्नेहा, ये क्या नाटक चल रहा है? हाँ?
दोनों घर में लक्ष्मी लाने वाली हो, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मेरे खुशियों पे पानी मत फेरना, समझे? इतनी सेवा कर रही हो, ख्याल रख रही हो, तेरा नाटक चल रहा है। ले खा ले। देख, मैं तुझे चोट पहुंचाना नहीं चाहती, तू मुझे इसके लिए मजबूर भी मत करना। वो भी तो पेट से है ना, वो रो रही है, चुपचाप खाना खा रही है ना। तू भी खा ले, वरना तू मेरा रुद्र अवतार देखेगी। ले खाना खा ले। सच सच बता। कुछ बताया सर? नहीं सर। नहीं, ऐसे नहीं बताया गई। मैं बताता हूँ साहब, मैं सब बताता हूँ साहब। बोल। ये सब के पीछे एक बबीता नाम की औरत है साहब। बबीता ही मेरे को फोन करके बताती थी कि लड़की कब आने वाली होती थी। डॉक्टर साहब को तैयार करके उनकी मदद करना, उनको पैसे देना, ये सब मेरा काम था साहब। बबीता का आदमी मेरे को आकर पेमेंट देता था। ये बबीता कहाँ मिलेगी इस वक्त? सर, बबीता कहाँ मिलेगी ये बोल नहीं सकते, पर हाँ, मैं एक आध बार उससे उसके जूही नगर वाले अड्डे पर मिला हूँ साहब। इसका फोन दो उसे। ये ले। चल बबीता को फोन लगा और उससे पूछ के कहाँ है वो इस वक्त। स्पीकर पर डाल। सब उठा नहीं रही है। विजय के बयान के मुताबिक इन नर भ्रूण हत्याओं को एक देह व्यापार चलाने वाली महिला अंजाम दे रही थी, लेकिन अब भी कई सवाल थे जिनके जवाब मिलने बाकी थे। आखिरकार ये बबीता नाम की महिला कहां थी और क्या राज छुपाकर बैठी थी? सावित्री गायकवाड़ का इस देह व्यापार से क्या लेना देना था और वो लड़कियों के साथ क्या करने वाली थी? लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह था कि नर भ्रूण हत्याएं करके आखिर ये लोग पाना क्या चाहते थे? सब बबीता का ही फोन आ रहा है। उठा, बात कर। हेलो बबीता मैडम, किधर हो आप? क्यों, तेरे को इससे क्या मतलब? हाँ, क्या मैडम, मैं सोच रहा था कि अभी आपके जूही नगर वाले अड्डे पे आऊं, आप कोई अच्छी लड़की दिखाती तो मजा आ जाता। वैसे तो मैं बाहर जा रही थी, अब तुझसे मिलके ही जाती हूँ। तू भी क्या याद रखेगा? आ जा। ठीक है, मैं आता हूँ अभी थोड़ी देर में। जूही नगर में ही है सब। पकड़ लो इसे। क्या? चले, मैंने क्या किया? जितने कमरे सब पे छापा मारो, जल्दी। बच्चे को भी ले लो। चल बता, सच क्या है? साहब, कुछ मांडुली, आप बस बोलो, इस केस को यहीं पर सेटल करते हैं ना? अच्छा, विजय को जानती है? उसने तेरे कारनामों के बारे में सब कुछ बता दिया है। देख, जो कुछ भी जानती है ना, सच सच बता दे, भलाई इसी में है तेरी। क्या साहब, आप कुछ भी बोलते हो? मैं धंधा चलाती हूँ, सब कुछ सावधानी से करती हूँ। वो विजय, वो जो कुछ कह रहा है ना, वही करता होगा। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। सर, वो मुंह नहीं खोल रही है। मुंह नहीं खोल रही? नहीं सर। मैं बबीता का फोन ही देख रहा था। इसमें उसने अपनी कुछ लड़कियों की तस्वीरें सेव करके रखी हुई हैं, शायद क्लाइंट्स को दिखाने के लिए। इसमें से मुझे एक तस्वीर मिली है, देखो। सर, ये तो वो एक्सीडेंट वाली लड़की की तस्वीर है। एग्जैक्टली। तुम एक काम करो, इन सारी तस्वीरों को अपने लैपटॉप पे डाउनलोड करो और यहाँ मौजूद सभी लड़कियों को दिखाओ, शायद उनसे कुछ पता चल सके। ओके सर।
लड़की को पहचानती हो? हाँ। हमें बता सकती हो ये लड़की कहां मिलेगी? हमें बताओ ये बच्ची किसकी है? बेटा डरो मत, इधर आओ। ये बच्ची तुम्हारी है? देखो बेटा, जो भी बात है हमें साफ साफ बताओ, घबराने की जरूरत नहीं है, डरो मत, तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, बताओ। वो मैं और बाकी लड़कियां। बेटा तुम ये जो सावित्री बता रही हो, इसे पहचान सकती हो? श्रीराम सर, एक स्केच आर्टिस्ट अरेंज करो और इनके साथ बैठकर के सावित्री और उसके परिवार वालों का एक स्केच बनाओ। उसके बाद ये स्केचेस बबीता के सामने रखो, देखते हैं फिर उसकी जबान कैसे नहीं खुलती। किंतु क्या नो, तुझे शादी क्यों नहीं करनी? देखो स्नेहा, आकाश बहुत पैसे वाले घर से है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। ना बाबा, हम এখন বিয়ে করব না। मुझे स्कूल जाना है और बड़ी होकर डॉक्टर बनना है। फिर आप जिससे बोलेंगे उससे मैं शादी कर लूंगी। अमित किछु जानी ना, मैं तुम्हारी शादी इस लड़के से करवा रहा हूँ, उससे अच्छा लड़का तुम्हारे लिए नहीं मिलेगा। ये स्नेहा सुन तो। बेटा क्या बात है, तुम बहुत परेशान दिख रहे हैं। ये लो प्रसाद खाओ। खा लो, सब चिंता दूर हो जाएगा। खाओ। अरे स्नेहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दीदी, कुछ समय के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए। स्नेहा रुक। अरे क्या हुआ? अरे भागो भागो, पकड़ो उसे। और तुम दोनों, अगर इसने फिर से भागने की कोशिश की ना, तो उसके हाथ पैर तोड़ दो। सिर्फ बच्चा पैदा करने के लायक छोड़ो उसको।
समझे? किसी भी महिला के जीवन में गर्भावस्था एक अहम समय होता है, लेकिन अगर ना चाहते हुए भी किसी महिला को गर्भ धारण करना हो तो वही समय उसके लिए असहनीय हो सकता है। 14 साल की स्नेहा के लिए एक असंभव समय साबित हो रहा था। एक छोटी सी बच्ची को इतना दर्द सहना पड़ रहा था। स्नेहा नहीं चाहती थी कि जो कुछ उसके साथ हुआ है वही सब कुछ उसकी बेटी के साथ भी हो। क्या स्नेहा की तकदीर में भी रानी की तरह ही अंत लिखा था, या फिर उसकी बेटी के जीवन की शुरुआत अंधेरे में ही होनी थी? इसे पहचानती? तेरे मोबाइल से कुछ लड़कियों की तस्वीरें मिली हैं। सच सच बता दे कि लड़कियां कहां हैं, क्योंकि अगर हमें ढूंढना पड़ा तो तुझे बहुत भारी पड़ेगा। क्योंकि हम उन्हें ढूंढ तो लेंगे ही, लेकिन तू जिंदगी भर जेल में सड़ेगी। इसलिए सच सच बता दे। साहब मैं अलग अलग जगह से धंधा चलाती हूँ। मेरे नीचे कई मैनेजर लोग भी रखे हुए हैं। कभी कभी लापरवाही की वजह से कोई लड़की पेट से हो जाती है तो हम उसे गायकवाड़ के घर भेज देते थे। सावित्री मेरी पुरानी दोस्त है। मैं उसे प्रेग्नेंट लड़कियों को रखने के लिए पैसे देती थी और चौथे महीने बाद हम विजय के जरिए उनकी सोनोग्राफी करवाते थे। अगर लड़का रहा होता तो हम उसे वहीं गिरवा देते थे, क्योंकि उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता था, और लड़कियों को हम रख लेते थे। लड़कियों के बड़े हो जाने पर हम उन्हें बाहर बेच देते थे। 10-12 साल की कमली लड़की का बाहर गाँव में अच्छा दाम मिलता है साहब। अच्छा इन्वेस्टमेंट है साहब, इसलिए हम उनकी बच्चियों को पालते हैं। अब ये बता कि सावित्री का घर कहां है? स्नेहा, स्नेहा दरवाजा खोलो। स्नेहा, क्या हुआ? स्टोर रूम का दरवाजा क्यों खटखटा रही है? माँ जी, स्नेहा ने खुद को बंद कर लिया है, दरवाजे नहीं खोल रही है। स्नेहा, स्नेहा दरवाजा खोल। रितेश, सुरेश, हाँ माँ। अरे देखो तो दरवाजा नहीं खोल रही है ये। स्नेहा, स्नेहा दरवाजा खोलो। स्नेहा, स्नेहा दरवाजा खोलो। दरवाजा खोल। स्नेहा दरवाजा खोलो। सर, लड़कियों को महिला आश्रम छोड़ दिया गया और उनसे उनके घरों का पता लेकर लोकल पुलिस स्टेशन में खबर कर दी गई है। वेरी गुड श्रेया। अच्छा, वो लड़की स्नेहा, उसका क्या हाल है? सर, फिलहाल तो हॉस्पिटल में है, पर डॉक्टर्स कहते हैं बहुत जल्द डिस्चार्ज कर देंगे। गुड। स्नेहा, स्नेहा देखो कौन आया। बेटा, पहली नजर में देखने पर जो साफ नर भ्रूण हत्या का मामला दिखाई दे रहा था, उसके राज खुलने पर जैसे एक के बाद एक जुर्म की परतें निकलती गईं। अपहरण, देह व्यापार, सेक्स डिटर्मिनेशन, गैर कानूनी तौर पर गर्भपात, नाबालिग बच्चियों का शोषण। इस केस ने इन सभी घिनौने अपराधों का जैसे पिटारा खोल कर रख दिया। बबीता, सावित्री और उसके साथी इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं और उन्हें अपने इस जुर्म के लिए कड़ी सजा मिलने की उम्मीद है। गौर करने वाली बात यह है कि ऐसे न जाने और कितने देह व्यापार के कारोबार देश में गुप्त रूप से चलते हैं और उन लड़कियों की आवाज
कई बार कानून के कानों तक पहुंच ही नहीं पाती। कितने परिवार ऐसे होते हैं जो देह व्यापार में घिरी अपनी बेटियों के साथ पूरी तरह से संपर्क तोड़ देते हैं और उन लड़कियों के पास देह बाजार में रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। एक तरफ देवी की तरह पूजा और दूसरी तरफ उसके साथ ये सब। हम सब के लिए ये सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।